बड़े पापा के पास चलो। राम राम। 2 साल हमारे यहाँ रही, कभी कपड़े नहीं फाड़े, 4-4 5-5 रोटी खा जाती थी। कैसे रखते थे नग्न अवस्था में। वीडियो बनी है, वीडियो रखी है, 10 वीडियो रखी है, एक नहीं 10-10 रखी है। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीने। आज हम उत्तर प्रदेश के महोबा की एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रहे हैं जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जो रिपोर्ट से वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। सोचिए, एक घर के अंदर एक 27 साल की लड़की मिलती है जिंदा, पर एक कंकाल की तरह, बिना कपड़ों के, एक अंधेरे कमरे में, हड्डियां बाहर झांक रही हैं, आंखें अंदर धंस चुकी हैं। और उसी घर में उसके 70 साल के पिता की लाश मिलती है, जिनकी मौत रिपोर्ट्स के मुताबिक भूख से हुई है। और ये सब किसी वीरान जगह पर नहीं, एक भरे पूरे मोहल्ले के बीचों बीच हो रहा था। तो सवाल यही है कि एक हमारे पास न मोबाइल है, न हम पढ़े लिखे, या हमारे आदमी सीधे हमसे रखे हैं, नहीं तो हम साजे ना होते तो हमें भी रखते ना, भगा देते, हटा देते हैं। जो कोरोना लगा था, जब से देखा नहीं आया, कभी बात नहीं किया, इनने देखा नहीं आया, ना उसको खबर लिया कि बिटिया कैसी है, कैसा उनका हमारा जेठ है, कैसा हमारा भाई है। भाई का कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने रिश्ता अलग कर दिया था, अखबार भी निकला दिया, छपे भी है। और वे कह के वसीयत हमारी पूरी लिखे गए हैं, और हमारे अलावा कोई लड़की की सेवा नहीं करेगा। हम सेवा के द्वारा जिम्मेवारी हमें दे गई है, हमारे भरोसे लड़की भी छोड़ गए हैं, हमारे घर मकान भी छोड़ गए हैं, हमारी जिम्मेवारी से रहे हैं। काल बे मर गए, खत्म हो गए, तो हमारे पे चिड़िया घर ले गए, उसको कराया है, और आज भी रखी बॉडी है। और हम सवेरे से कह रहे हैं कि उनकी स्वार्थ मिट्टी लगा दो। क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि वो भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं, तो हम क्या अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जिठानी मेरी खत्म हो गई है, और जो भतीजी है मेरी, वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया, कि न्याय हो, और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे, उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। ठीक। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और उसकी बेटी अपने ही घर में इस हाल तक कैसे पहुंचे? यही सवाल आज हमें इस मामले की तह तक जाने पर मजबूर कर रहा है। कैसे एक सम्मानित जिंदगी जीने वाला इंसान अपने ही घर में कैद होकर मर जाता है, और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक चलता रहा, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, इस कहानी में असल में 3 कह सकते हैं मुख्य किरदार हैं। पहले 70 साल के ओम प्रकाश सिंह, रेलवे से रिटायर्ड एक सीनियर क्लर्क। दूसरी उनकी करीब 27 साल की बेटी रश्मि, जो रिपोर्ट्स के अनुसार मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ थी। और तीसरे वो लोग जिन पर इस पूरी साजिश का आरोप है, राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी, जिन्हें घर की देखभाल के लिए रखा गया था। तो कहानी शुरू होती है साल 2016 से। हाँ, जब ओम प्रकाश जी की पत्नी का देहांत हो गया। मतलब अब घर में सिर्फ पिता और बेटी रह गए थे, और जैसा कि रिपोर्ट्स में सामने आया है, वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। और देखिए, यहीं पर एक लाचार पिता की वो कमजोरी दिखती है, जिसका फायदा उठाने वाले हमेशा ताक में रहते हैं। मतलब मेरे बाद इसका क्या होगा, ये चिंता। बिल्कुल, उनकी यही चिंता, यही बेबसी बाहर के लोगों के लिए दरवाजा खोल देती है। उन्होंने बेटी की देखभाल के लिए चरखारी के रहने वाले राम प्रकाश और उसकी पत्नी को काम पर रख लिया। शुरू के तो सब कुछ ठीक ही लगा होगा, शायद एक बोझ हल्का हुआ होगा, जाहिर है। लेकिन ये राहत एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत थी। यहाँ बात सिर्फ घर के काम की नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे एक पूरे घर और 2 जिंदगियों पर कब्जा करने की थी। पर ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है, देखभाल करने वाले शिकारी कैसे बन गए? देखिए, इस तरह के अपराध अचानक नहीं होते, इसकी एक प्रक्रिया होती है। अपराधी पहले आपका विश्वास जीतता है, वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को सहारा देता है। और यहाँ कमजोरी थी बेटी की चिंता। सही पकड़ा आपने। उस नौकर दंपत्ति ने शुरू में रश्मि की खूब देखभाल की होगी। ओम प्रकाश जी को ये यकीन दिलाया होगा कि हम ही आपके सच्चे हितैषी हैं, आपके अपने हैं। और जैसे ये विश्वास पक्का हुआ, खेल बदलना शुरू हो गया। बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिली है उससे पता चलता है कि उन्होंने धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कंट्रोल जमा लिया। वो खुद ऊपर के अच्छे कमरों में रहने लगे, और ओम प्रकाश और रश्मि को उन्हें नीचे के एक तंग, अंधेरे और गंदे कमरे में धकेल दिया गया, अपने ही घर में कैदी। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। जब आपको आपकी ही जगह से बेदखल कर दिया जाता है, तो आपका आत्मसम्मान, आपकी लड़ने की हिम्मत
दोनों टूट जाती हैं। और फिर उन बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। 5 साल। 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई कई दिन उन्हें भूखा रखा जाता था। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ संपत्ति का लालच नहीं है, ये एक तरह का डीह्यूमनाइजेशन है। डीह्यूमनाइजेशन मतलब? इंसान को इंसान समझना बंद कर देना। उन आरोपियों के लिए ओम प्रकाश और रश्मि अब सिर्फ एक घर और बैंक बैलेंस के रास्ते में पड़ी रुकावटें थीं। जब आप किसी को इंसान नहीं समझते तभी आप उसके साथ ऐसी क्रूरता कर सकते हैं। उन्हें तिल तिल कर मरते हुए देखना शायद उनके लिए रोज का तमाशा बन गया था थी कि वो किसी से कुछ कह पाती। और ओम प्रकाश जी, उम्र, बीमारी और शायद भूख, वो इतने कमजोर हो चुके थे कि पूरी तरह बेबस हो गए। बिल्कुल, ये एक धीमी और दर्दनाक यातना थी। शारीरिक पीड़ा तो थी ही, पर उस मानसिक पीड़ा के बारे में सोचिए। ये जानना कि आपका अपना घर आपकी जेल बन चुका है और जो लोग आपकी देखभाल के लिए आए थे वही आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये एहसास किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि 5 साल तक किसी को पता कैसे नहीं चला। रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी नहीं। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ 2 अपराधियों की नहीं रहती, ये हमारे समाज की भी हो जाती है। रिश्तेदारों का क्या कहना है? रिश्तेदारों का आरोप है कि जब भी वो मिलने की कोशिश करते तो राम प्रकाश और उसकी पत्नी कोई ना कोई बहाना बना देते थे। क्या बहाने? कभी कहते पापा जी किसी से मिलना नहीं चाहते, तो कभी कहते उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। पर ये बहाने कब तक चल सकते हैं? 1 साल, 2 साल? किसी को इतना भी शक नहीं हुआ कि आखिर माजरा क्या है? यही तो बात है, ये हमारे रिश्तों के खोखलेपन को भी दिखाता है। शहरी अकेलापन एक बड़ा फैक्टर है, पर हमें यह भी देखना होगा कि क्या परिवार में पहले से कोई दूरी थी। हो सकता है। अक्सर ऐसे मामलों में अपराधी उन दरारों का फायदा उठाते हैं जो पहले से मौजूद होती हैं। शायद रिश्तेदारों का आना जाना पहले से ही कम था, जिससे आरोपियों को अपनी झूठी कहानी बनाए रखने में और आसानी हो गई। और पड़ोसियों का क्या? उनका कहना है कि वो नौकर दंपत्ति को घर में आते जाते तो देखते थे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक पड़ोसी ने तो बयान भी दिया कि ओम प्रकाश जी पहले बहुत मिलनसार थे, लेकिन कई सालों से उन्हें किसी ने घर के बाहर तक नहीं देखा था। ये आज के शहरी जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। हम अपने बगल वाले फ्लैट में रहने वाले का नाम तक नहीं जानते। सही बात है। किसी की लंबी खामोशी को हम अक्सर उसकी प्राइवेसी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही नजरअंदाजी किसी के लिए मौत का फंदा बन जाती है। और फिर एक दिन वो राज खुल ही गया। सोमवार का दिन था जब ओम प्रकाश जी की मौत की खबर किसी तरह रिश्तेदारों तक पहुंची। और वो घर पहुंचे? हाँ, वो भागे भागे घर आए, दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस मंजर की कल्पना करना भी मुश्किल है। ओम प्रकाश का शव जमीन पर पड़ा था। शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। ये एक कुदरती मौत नहीं थी, ये एक हत्या थी जिसे सालों तक धीरे धीरे अंजाम दिया गया था। शरीर की हालत खुद इस बात की गवाही दे रही थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया, उससे भी ज्यादा खौफनाक नजारा बगल के कमरे में था, जहां उनकी बेटी रश्मि मिली। हाँ, 27 साल की एक लड़की, लेकिन रिश्तेदारों के मुताबिक उसकी हालत किसी 80 साल की बुजुर्ग महिला से भी बदतर थी। एक जिंदा कंकाल, बस सांसें चल रही थी। ये उस जुल्म के स्तर को दिखाता है जो उन पर हुआ। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये जानबूझकर किसी को मौत की तरफ धकेलना था। उनकी योजना क्या रही होगी? शायद यही कि पहले पिता की मौत हो जाए और फिर मानसिक रूप से बीमार बेटी जो किसी को कुछ बता नहीं सकती, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। और फिर पूरा घर और संपत्ति उनकी। बिल्कुल। तो अब जब ये सच बाहर आ गया है तो आगे क्या हो रहा है? पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आए। ओम प्रकाश जी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के असल कारणों की पुष्टि हो सके। और रश्मि का क्या हुआ? एक अच्छी खबर यह है कि रश्मि को उसके रिश्तेदार अपने साथ ले गए हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं। हालांकि उसे इस सदमे से बाहर निकालने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। और उन आरोपियों का, राम प्रकाश और उसकी पत्नी का क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। पहली नजर में मामला संपत्ति के लालच का ही लग रहा है। उनकी नजर ओम प्रकाश के मकान और बैंक बैलेंस पर थी, तो अब तो उन्हें सजा में तय है। यह पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। वो क्या? इसे एक सोची समझी हत्या साबित करना। आरोपी इसे लापरवाही से हुई मौत बताकर बचने की कोशिश करेंगे। मतलब? वो कह सकते हैं कि हम तो देखभाल कर रहे थे, पर वो खुद ही खाना नहीं खाते थे या बीमार थे। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि खाना ना देना
इलाज न कराना, ये सब मारने की नीयत से ही किया गया था। ये मुश्किल होगा। हो सकता है, क्योंकि इसका कोई सीधा गवाह नहीं है। सारा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। तो आज हमने महोबा की इस दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल की, जिसमें लालच, क्रूरता और हमारे समाज के अकेलेपन का एक भयानक चेहरा सामने आया। बिल्कुल, एक पिता और बेटी को उन्हीं के घर में धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल दिया गया और समाज को खबर तक नहीं हुई। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में सबसे कमजोर लोग, चाहे वो बुजुर्ग हों या मानसिक रूप से बीमार, वो इस तरह के शोषण का कितना आसान निशाना बन जाते हैं। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हमारे सामाजिक सुरक्षा के सिस्टम पर, हमारे आपसी रिश्तों पर एक बहुत गंभीर सवाल है। हम हमेशा सोचते हैं कि घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, पर यह कहानी बताती है कि कभी-कभी घर की चारदीवारी भी एक कैदखाना बन सकती है। और मदद के लिए लगाई गई चीखें बाहर तक नहीं पहुंच पाती। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में अटक गया है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे ठीक बगल वाले दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है? और किसी की लंबी और अजीब खामोशी को हम कितनी आसानी से उनकी निजी जिंदगी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। शायद अगली बार हम ऐसा करने से पहले एक पल के लिए सोचें। खत्म हुआ, क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ और शाम को आना, सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और एक दो बार हम गए बिटिया को देखने, तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे। तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया, तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को, तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि वो भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं, तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जेठानी मेरी खत्म हो गई है, और जो भतीजी है मेरी, वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया, कि न्याय हो, और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे, उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। ठीक।